नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे विकास पथ पर महाराजगंज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को भारत नेपाल सीमा पर स्थित महाराजगंज के नौतनवा पहुंचे। यहां उन्होंने 208.40 करोड़ रुपए की 79 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जनपद को बड़ी सौगात दी। सीएम ने न केवल विकास कार्यों का जायजा लिया बल्कि जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा और यूपी को देश का ग्रोथ इंजन बताया। ये रिपोर्ट देखिए। सीमावर्ती क्षेत्र के विकास को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को महाराजगंज के दौरे पर हैं। नौतनवा के मधुवन नगर में बने हेलीपैड पर उतरते ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों और भारी जनसैलाब ने सीएम का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने सबसे पहले विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए विकास प्रदर्शनी के स्टॉलों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने नन्हे बच्चों का अन्नप्राशन कराया और लाभार्थियों को टूल किट व स्वीकृति पत्र सौंपे। उनके साथ जिले के प्रभारी मंत्री दया शंकर मिश्र दयालु और स्थानीय विधायक ऋषि त्रिपाठी भी मौजूद रहे। 208 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, जिनमें ज्यादातर नौतनवा विधानसभा की हैं और कुछ फरेंदा विधानसभा की भी हैं। इन सभी परियोजनाओं के लिए नौतनवा विधानसभा के विधायक, यहां के माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी को और पूरे जनपद वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, भारत और नेपाल दोनों मित्र देश के रूप में एक साझी विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों देशों के बीच में एक साझी विरासत है, रोटी बेटी का संबंध है। नेपाल के लोग भारत के अंदर और भारत के लोग नेपाल के अंदर बिना किसी बाधा के आते जाते हैं और बौद्ध तीर्थ स्थल होने के नाते देश और दुनिया की निगाह भी इस पूरे क्षेत्र में बनी रहती है। सीएम योगी ने यहां 171.52 करोड़ की 42 परियोजनाओं का शिलान्यास और 36.88 करोड़ की 37 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मंच से जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले जो पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च होता था, आज वही पैसा मंदिरों के कायाकल्प और विकास कार्यों पर लग रहा है। 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद पहली बार नौतनवा में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नौतनवा विधानसभा सीट पर कमल और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी प्रत्याशी की विजय हुई। मैं इसके लिए नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनके उसी कर्ज को भुगतान करने के दिशा से जो भी प्रस्ताव मेरे पास यहां के लोकप्रिय विधायक के द्वारा और लोकप्रिय सांसद जी के द्वारा दिया जाता है, मैं उसको तत्काल स्वीकृति देता हूं और नौतनवा विधानसभा क्षेत्र विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ता है। आज आपने परिवर्तन देखा होगा और ऐसा तो नहीं है कि ये मुझसे कोई छुपाई हुई बात हो। मैं तो यहां पे आता ही रहता था। जब मैं सांसद था तो मेरे लिए महाराजगंज जिला ऐसे ही था जैसे गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का कोई भाग हो। सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। हमारी सरकार बिना रुके, बिना डिगे विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है।
माफियाओं के चंगुल से जमीनें छुड़ाकर गरीबों को हक दिया जा रहा है। विकास कार्यों के साथ साथ सीएम ने नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी के नवनिर्मित आवास के गृह प्रवेश कार्यक्रम में भी शिरकत की। सीमावर्ती इलाका होने के कारण सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। पूरे क्षेत्र को 7 जोन और 21 सेक्टर में बांटकर 800 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। सीएम योगी के इस दौरे से न केवल नौतनवा बल्कि पूरे महाराजगंज के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। सीएम ने साफ कर दिया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे धर्म धुरंधर धामी के। उत्तराखंड जिसे हम देवभूमि कहते हैं, यहाँ की आबोहवा में भक्ति है और पहाड़ों की चोटियों पर देवताओं का वास। लेकिन इस देवभूमि को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसकी रगों में सियासत से ज्यादा सनातनी संस्कार दौड़ते हैं। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। कभी केदारनाथ की गुफा में ध्यान तो कभी कांवड़ यात्रियों के पैर पखारना। धामी के व्यक्तित्व में आस्था के कई रंग हैं। आज इस खास रिपोर्ट में देखिए कैसे एक युवा मुख्यमंत्री अपनी धार्मिक निष्ठा से पूरे प्रदेश को भक्ति के सूत्र में पिरो रहा है। माथे पर चंदन का लेप, गले में रुद्राक्ष की माला और आंखों में महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा। ये तस्वीर है उत्तराखंड के युवा मुख्य सेवक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। धामी सिर्फ फाइलों के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि वे उस परंपरा के वाहक हैं जो हिमालय की कंदराओं से निकलती है। सीएम धामी का मानना है कि सत्ता का मार्ग सेवा से होकर जाता है और सेवा का मार्ग ईश्वर की भक्ति से। चाहे समान नागरिक संहिता लागू करना हो या धर्मांतरण विरोधी कानून, उनके हर निर्णय के पीछे देवभूमि की सांस्कृतिक पवित्रता को बचाने का संकल्प दिखता है। आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में देश ने देखा है कि कैसे एक मुख्यमंत्री ने खुद जमीन पर बैठकर कांवड़ यात्रियों के पैर धोए। ये केवल एक फोटो अवसर नहीं था बल्कि उनकी उस का प्रमाण था जो उन्हें जरूरी है। मंदिरों था मंदिर माला मिशन, केदारनाथ और बद्रीनाथ के मास्टर प्लान के साथ साथ धामी ने कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों को संवारने के लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की। ये उनकी दूरगामी सोच है ताकि पर्यटन के साथ साथ तीर्थाटन भी फले फूले। ये सनातन, ये डेंगू की तरह है, ये मलेरिया की तरह है, ये वायरल फीवर है। इस प्रकार की संज्ञा उस सनातन को देते हैं जो सनातन सबके दीर्घजीवी होने की कामना करता है, जो सनातन न नया है न पुराना है, जो सनातन पहले भी था अब भी है और जो हमेशा रहने वाला है वो सनातन है। भाइयों बहनों, वो सनातन जिसमें चींटी के भी दीर्घजीवी होने की कामना की जाती है, उस सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं जिसको बाबर समाप्त नहीं कर पाए, जिसको औरंगजेब समाप्त नहीं कर पाया। इनकी क्या हिम्मत है जो ये समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री धामी ने आधुनिकता और आध्यात्मिकता के बीच एक सेतु बनाया है। वे जानते हैं कि उत्तराखंड का विकास तभी सार्थक है जब यहाँ की धार्मिक पहचान सुरक्षित रहे। आपको बता दें कि धामी के व्यक्तित्व में एक ठहराव है। वे जब अयोध्या में रामलला के दर्शन करते हैं या जागेश्वर धाम में पूजा तो उनके चेहरे का तेज बताता है कि वे पद को अहंकार नहीं बल्कि ईश्वरीय जिम्मेदारी मानते हैं। विकल्प रहित संकल्प का उनका मंत्र दरअसल उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्तार ही है। सनातन के मूल स्तंभों संस्कृत और आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने के लिए भी उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में संस्कृत ग्राम विकसित करने की योजना, आयुष और योग को पर्यटन से जोड़कर उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रयास सबसे खास माने जाते हैं। इस दिशा में काम करते हुए हमने होम स्टे को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम पर्यटन की गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों के लिए हमने ऐसी व्यवस्था भी सुनिश्चित की है कि हमारे इन सीमांत गांवों में रहने वाले, मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले पिथौरागढ़ जनपद, चमोली जनपद, उत्तरकाशी जनपद, जहां आईटीबीपी इन तिब्बत बॉर्डर पर जहां पर भारत और तिब्बत के बीच में तैनात है, वहां पर जो हमारे किसानों के उत्पाद हैं, उन उत्पादों को अब उनको बाजार में बेचने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए एक्स्ट्रा उनको अपना कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अब उनके उत्पाद सीधे सीधे आईटीबीपी को वहीं से जो है विपणन के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। इस साल हमने 13 करोड़ रुपए का
13 करोड़ रुपए का पहले साल में उनके साथ विपणन का काम हमारा हुआ है। सीधे हमारी सेना, एसएसबी, आईटीबीपी उसको खरीद रही है। इससे बॉर्डर के हमारे किसानों की आर्थिकी को बहुत सुधार हुआ है अभूतपूर्व से। साथियों, आज के अवसर पर मैं छात्र छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ घोषणाएं भी यहाँ करना चाहता हूँ कि जिससे कि हमारा ये महाविद्यालय परिसर और यहाँ की व्यवस्थाएं तेज गति से आगे बढ़े। तो महाविद्यालय में रोजगार परक पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु जो आवश्यक कार्रवाई है, जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, मैं इसकी घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री धामी के लिए सनातन परंपरा केवल राजनीति का विषय नहीं बल्कि जीवन जीने की पद्धति है। वह आधुनिक विकास और प्राचीन विरासत के बीच एक संतुलित तालमेल बिठाकर उत्तराखंड को सही अर्थों में देवभूमि के रूप में विश्व पटल पर रख रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साबित कर दिया है कि यह आधुनिक राजनेता अपनी धार्मिक पहचान को गर्व के साथ जी सकता है। उनके नेतृत्व में उत्तराखंड आज केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में ही नहीं बल्कि अपनी आध्यात्मिक चेतना में भी नंबर 1 बनने की ओर अग्रसर है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे भोजशाला पर ऐतिहासिक फैसले की। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार के ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए इसे स्पष्ट रूप से हिंदू मंदिर करार दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कई महत्वपूर्ण टिप्पणियों के साथ हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने माना है कि धार की भोजशाला मूल रूप से एक हिंदू मंदिर है। साक्ष्यों के आधार पर इसे वाग्देवी का मंदिर और संस्कृत शिक्षा का प्राचीन केंद्र स्वीकार किया गया है। कोर्ट ने एएसआई द्वारा सौंपी गई 2000 से अधिक पन्नों की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर पूर्ण विश्वास जताया है। रिपोर्ट में मिले स्तंभों, शिलालेखों और खंडित मूर्तियों को मंदिर होने का पुख्ता प्रमाण माना गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह एक ऐतिहासिक धरोहर है और एएसआई इस संपत्ति का संरक्षण और रख रखाव पहले की तरह जारी रखेगा। वहीं हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को विकल्प दिया है कि वह अपनी इबादत के लिए अलग जमीन की मांग कर सकता है, लेकिन भोजशाला परिसर के भीतर उनके दावे को खारिज कर दिया गया। सन 1952 से हिंदू समाज भोजशाला की मुक्ति के लिए और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। संघर्ष के चलते जब हिंदू समाज प्रताड़ित और अपमानित हुआ, उसको देखते हुए 2022 में विभिन्न प्रकार की याचिकाएं हाईकोर्ट में लगाई गई। एक महाभास, 60 दिन की महाभास के बाद आज बहुप्रतीक्षित फैसला माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के द्वारा दिया जाना है। हिंदू समाज हर्षोल्लास कर रहा है, उत्साह से भरा पड़ा है और आज जो उसकी बहुत सालों का जो संघर्ष था उसका परिणाम आने वाला है। इसलिए पूरे नगर में हिंदू समाज में खुशी का वातावरण है। हमारी भोज उत्सव समिति के द्वारा नगर के सभी हिंदू जनों से आग्रह किया गया है कि जो जहाँ है, जिस स्थान पर है, हिंदू समाज के भावनाओं के अनुरूप फैसला है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अंदर भी जो है महिलाएं गीत गा रही है, हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है, तो क्या फैसले को लेके आपको लगता है? फैसला हिंदू समाज की भावनाओं के अनुरूप हो, इसलिए समाज आज भगवान से प्रार्थना कर रहा है। अखंड ज्योति मंदिर में भी लगातार पाठ पूजा चल रही है और जो मातृशक्ति है वो अखंड पूजन कर रही है। नाम और पद बता। हेमंत दोराया, महाप्रबंधक भोज उत्सव समिति था। भोजशाला के केस में आज माननीय इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही अहम और ऐतिहासिक फैसला आया है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है। साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि जो लंदन म्यूजियम में मां वाग देवी की प्रतिमा रखी हुई है, सरकार कंसिडर करेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं कि उसको वापस कैसे लाया जा सकता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये कहा है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन अपना एक प्रत्यावेदन सरकार को दे सकते हैं और धार के अंदर उनको मस्जिद दी जाए, एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए, उस पर सरकार विचार।
तो सुनील मालवीय हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। सुनील, धार भोजशाला पर आज एक ऐतिहासिक फैसला इंदौर हाईकोर्ट की बेंच ने दिया है और इस फैसले से जहां हिंदू समाज जो है कहीं ना कहीं प्रसन्न है, गदगद है, क्योंकि लंबे समय से संघर्ष कर रहा था। कोर्ट ने इस पर अहम टिप्पणी इस पर करते हुए कहा कि ये पूरी जो भोजशाला है ये हिंदू मंदिर है और एएसआई को निर्देश दिया है कि इसको पहले की ही तरह संरक्षित रखें और मुस्लिमों को दूसरी जमीन का विकल्प दिया है। क्या कुछ अहम जानकारी? दोपहर में हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है। इसमें साफ तौर से हाईकोर्ट ने कहा है कि जो धार भोजशाला जो परिसर है वो पूरा मंदिर का परिसर है और उसमें जो एएसआई की जो रिपोर्ट के कारण जो तथ्य दिए गए हैं वो बिल्कुल उसी के आधार पर पूरी जो है आज हाईकोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। और अगर इसकी बात की जाए तो जो कांग्रेस के बीजेपी के भोपाल के जो विधायक है आरिफ मसूद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भोजशाला जो है वो जो कोर्ट के जो फैसले हैं इस पर हमारी बिल्कुल असहमति है। उन्होंने कहा है कि एएसआई कोर्ट ने गलत पेश की है जिसके आधार पर फैसला आया है। मसूद ने और भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे और अंतिम फैसला आने तक मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका नहीं जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों से कानून का सम्मान करने और शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं मध्य प्रदेश के जो है बीजेपी कार्यालय में जो बीजेपी के विधायक है भगवान सबनानी उन्होंने मिठाई बांटी और उन्होंने कहा है कि ये हिंदू शासन की जीत हुई है और ये जो ऐतिहासिक फैसला है उसका सम्मान करते हैं। बिल्कुल सुनील, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हिंदुओं के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला आया है, इससे हिंदू समाज में कहीं ना कहीं प्रसन्नता है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हलाला के खिलाफ पहला मामला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं हलाला के खिलाफ पहला मामला। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले उत्तराखंड में कानून के तहत देश का पहला हलाला से जुड़ा मामला दर्ज किया गया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने हरिद्वार के इस मामले को शानदार बताया और कहा कि ये महिलाओं पर हो रहे जुल्म पर बड़ी लगाम है। सादाब शम्स ने बताया कि पुलिस ने दर्ज मामले में स्पष्ट किया है कि पुनर्विवाह से पहले कोई शर्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हलाला की प्रथा पूरी तरह से गैर इस्लामिक थी और कुछ लोगों ने निजी फायदे के लिए इस्लामी कानूनों की व्याख्या की थी। साथ ही महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए किसी तीसरे व्यक्ति से संबंध बनाने की शर्त मानने को मजबूर करना जुल्म था। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि यूसीसी लागू होने के बाद अब अगर कोई महिला को पुनर्विवाह के लिए शर्त मानने को मजबूर करता है तो उत्तराखंड सरकार और पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। वहीं यूसीसी के तहत होती ये कार्रवाई कुप्रथा पर रोक है, जिसके चलते अब किसी भी महिला को पुनर्विवाह के लिए किसी की शर्त मानने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सामने आए इस विषय से मुस्लिम महिलाओं के लिए खुशी का पल है और कुछ तथाकथित लोगों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी पर लगाम लगती नजर आ रही है। हरिद्वार का एक विषय आया है जिसमें मोटे तौर पे ये पता चला है कि पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है और उसमें विवाह से पहले की कोई शर्त नहीं होगी। पुनर्विवाह अगर कोई महिला करती है तो कोई शर्त नहीं होगी और उस कंडीशन के ऊपर इस विषय को सामने रखा गया है। मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत शानदार मामला है। ये पूरी तरह से गैर इस्लामिक था। एक तरह से एक कोकस कुछ लोगों ने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए रखा गया था, उसका गलत तरीके से इस्लाम के लॉज का मिस इंटरप्रिटेशन था। तो उत्तराखंड में यूसीसी का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। आपको बता दें हलाला के खिलाफ देश का पहला मामला दर्ज किया गया है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने बताया ऐतिहासिक कदम। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। आपको बता दें कूड़े के ढेर में दवाइयों का यहां जखीरा मिला है।
खतौली कोतवाली क्षेत्र के गंग नहर कांवड़ पटरी मार्ग पर सड़क किनारे भारी मात्रा में सरकारी दवाइयां लावारिस हालत में कूड़े के ढेर में पड़ी मिली। जब राहगीरों ने इन दवाइयों को देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया। सरकारी दवाइयों के इस तरह के सड़क किनारे पर फेंके जाने की सूचना मिलते ही खतौली सीएचसी प्रभारी सतीश कुमार अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कूड़े के ढेर से दवाइयों को कब्जे में लिया और उनकी जांच शुरू कर दी। पड़ी भी नहीं है, इनको हम लोगों ने कर लिया। अब उसकी वो करते हैं, तैयार करते हैं, देखते हैं कौन दोषी है, उसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या मानना है कि दवाई कहाँ से आई हो, कैसे किस तरीके की? इस मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता, अंडर प्रोसेसिंग मामला है भी है। तो कुछ दवाई ऐसी भी नहीं जो एक्सपायर डेट नहीं है? हाँ, कुछ एक्सपायरी है, कुछ अभी करंट में है, चल रही है। तो क्या कार्रवाई की गई आपकी तरफ से? अभी जो अपने आते कर लिए दवाई हम अब इनके बेच नंबर से पता करते हैं ये कहाँ की दवाई है ये। अच्छा, अगर हमारे यहाँ की है तो किसकी फेंकी यहाँ पे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सरकारी दवाइयों का जखीरा कूड़े के ढेर में मिला है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सरकारी दवाइयों का जखीरा कूड़े के ढेर में मिलने से लोग अब सवाल कर रहे हैं। और अब बात करेंगे राम मंदिर में 29 को ध्वजारोहण। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक पल की साक्षी बनने जा रही है। राम मंदिर परिसर में आगामी 29 मई को एक भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो पूर्णतः महिला सशक्तिकरण और भक्ति के संगम को समर्पित होगा। इस विशेष अनुष्ठान में देश भर से राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी 2000 से अधिक महिलाएं शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण दीदी मां साध्वी ऋतंभरा होंगी। राम मंदिर आंदोलन की प्रखर आवाज रही साध्वी ऋतंभरा राम जन्मभूमि परिसर में दुर्गा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। इसे लेकर राम भक्तों और महिला संगठनों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।